नमस्कार, न्यूज़ मास्टर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं राणा यशवंत। बात आज से ठीक 22 साल पहले की है। जनवरी 2004। क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर सिडनी टेस्ट में उतर रहे थे। टीम ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज खेल रही थी और पिछली 5 पारियों में सचिन कुछ खास नहीं कर सके थे। 0, 1, 37, 0 और 44 रन, यानी कुल जमा 42 रन ही बन सके थे। आउट होने का कारण एक ही था, कवर ड्राइव, जो उनका यूएसपी हुआ करता है। हर बार स्लिप में कैच हो जाती। सिडनी टेस्ट के लिए सचिन ने यह तय किया कि कवर ड्राइव नहीं लगाना है। तमाम मौके आए लेकिन सचिन ने कवर ड्राइव नहीं लगाया, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत समझी जाती रही है। उससे उन्होंने अपने आप को खींच के रखा हुआ था। क्रीज पर 613 मिनट बने रहे, 436 गेंदें खेली और 241 नाबाद रन बनाए। उस टेस्ट में भारत का परचम लहराया। पते की बात यह है कि जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आएंगे जब आपको अपने सबसे ताकतवर हथियार को खूंटी पर टांगना पड़ेगा और धीरज से काम लेना होगा। हर बार जो आपका सबसे मजबूत हथियार है वो आपके लिए कारगर हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए फैसला बदलना और सब्र रखना दोनों जरूरी है। न्यूज़ मास्टर में अब उन 4 चैप्टर्स की बात करते हैं जिन पर हम बारी बारी से आगे बढ़ेंगे। पहले चैप्टर में बात होगी वेट लॉस इंजेक्शन की। आजकल लोग अपना वजन कम करने के लिए इंजेक्शन लेने लगे हैं और इस वक्त वेट लॉस इंजेक्शन का काफ़ी इस्तेमाल चल रहा है। यानी कि इंजेक्शन आगे चलकर आपके लिए कैसा है ये बताने जा रहा हूँ, घातक है। क्यों वेट लॉस इंजेक्शन से सावधान रहने की ज़रूरत है वह भी आपको बताऊंगा। पूरी खबर विस्तार से आगे समझाएंगे। जो दूसरा चैप्टर है न्यूज़ मास्टर का, उसमें ईरान की बात करेंगे। जो प्रदर्शन वहाँ चल रहे हैं, आग लगी हुई है, शहर शहर धधक रहे हैं, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्यों एकाएक ईरान में प्रदर्शन शुरू हुए, बवाल बढ़ा और आज की तारीख में लोग हथेली पर जान लेकर के निकले हुए हैं। ईरान की सरकार भी गोलियां चला रही है। पूरी जानकारी देंगे, इनसाइड स्टोरी। चैप्टर 3, उसमें बात करेंगे बिहार में लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल की। मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप दही चूड़ा की दावत रखे, पिता को बुलावा भेजा, पिता आए लेकिन भाई नहीं आए, भाई से दूरी है। सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव, जिसको जयचंद कहते हैं, जिसके चलते कहते हैं कि घर में फूट है, भाई से दूरी है, क्या उसको हरा रहे हैं या हरा पाएंगे? और आखिरी चैप्टर यानी कि चैप्टर 4, उसमें हम बात करेंगे भारतीय सेना की। दुनिया की सबसे ताकतवर 4 सेनाओं में एक मानी जाने वाली भारतीय सेना राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज परेड में थी, 78वें सेना दिवस के मौके पर। और जो तस्वीरें वहां हैं, उन तस्वीरों को देख करके आपका सीना चौड़ा होगा। अब बारी बारी से इन सभी चैप्टर्स पर चलते हैं। दुनिया भर में मोटापा महामारी बन चुका है और तेजी से वजन घटाने के लिए लोग अंधाधुंध कोई भी रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। वेट लॉस की दवाएं आ गई हैं, इंजेक्शंस आ गए हैं, उनका भी इस्तेमाल बढ़ गया है। ओजेम्पिक, वेगोवी, मोंजारो और दूसरे भी GLP-1 ड्रग्स, इनका खूब इस्तेमाल हो रहा है। मोटापा कम करने वाली दवाइयों की डिमांड बाजार में लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आप जानते हैं कि वेट लॉस इंजेक्शन का इस्तेमाल आपको आगे चलकर बीमार कर देगा, कई खतरे पैदा कर सकता है, आपको कमज़ोर बना सकता है। कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको उन इंजेक्शंस के बारे में बता दूं जिसका इस्तेमाल मोटापा कम करने के लिए लोग कर रहे हैं। ओजेम्पिक, वेगोवी, मोंजारो, ये वो दवाएं हैं जिसका इस्तेमाल लोग वेट लॉस के लिए करते हैं, स्लिम ट्रिम होने के लिए कर रहे हैं।
मगर ये घातक है, और घातक होने के लिए यह बात मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, हवाला दे रहा हूं अभी की एक रिपोर्ट का जो भरोसे के लायक है। वो रिपोर्ट कहती है कि इंजेक्शन हफ्ते में एक बार अगर लगाए जाते हैं, अमूमन वैसे ही लोग इस्तेमाल करते हैं, तो भूख कम करती है, और ब्लड जो आपका है भूख कम करके आपके ब्लड को, दरअसल फ्लो को कम करती है, ब्लड शुगर कंट्रोल करती है, 10 से 15% तक वेट घटा देती है। जो ग्राफिक्स आपके सामने ये है कि भूख कम हो जाएगा, ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा, 10 से 15% तक वेट आपका कम हो जाएगा। मगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आगे चलकर के आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि ये दवाएं वजन घटा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मसल्स लॉस भी हो रहा है। रिसर्चर्स ने पाया कि GLP-1 ड्रग्स से जितना वजन कम होता है, जो वजन कम होता है उसका लगभग 25 से 40% हिस्सा मसल्स का, हड्डी का और जो लीन टिश्यूज होते हैं उनका कम होता है। तेजी से मसल्स लॉस होने पर जो मेटाबॉलिक हेल्थ हमारी है कमजोरी होती है और उम्र पर भी असर पड़ता है। ये जो रिसर्च आपके सामने है, वैसे तमाम लोग जो इन तरह के इंजेक्शंस लेते हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। इंसान की जो सामान्य उम्र है लगभग 10 साल में 8% मसल्स कम होते हैं। फैट फ्री मास का बड़ा हिस्सा जो मसल है वो होता है, और रिसर्चर्स मानते हैं कि इतनी तेज़ी से मसल लॉस होना आगे चलकर मेटाबॉलिक हेल्थ खराब करता है, कमजोरी पैदा करता है, उम्र पर असर डालता है। कुछ रिसर्च में यह भी कहा गया है कि वेट लॉस करने वाली दवाओं से कई बीमारियां हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन, पेट में तेज दर्द, गॉल ब्लैडर स्टोन, थायराइड ट्यूमर, लो ब्लड शुगर और किडनी पर भी असर होता है। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी आपको आकर के जकड़ती हैं। अगर दवा के साथ सही प्रोटीन डाइट, नियमित एक्सरसाइज और खासकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग न की जाए तो मसल्स लॉस का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप अपना वेट लॉस करने के लिए या शुगर के लिए उस तरह के इंजेक्शंस ले रहे हैं जिनका जिक्र मैंने किया है, तो आप फिटनेस पर ध्यान दें, वॉक करें और मसल्स के लिए जो एक्सरसाइजेस होती हैं आप उनको ज़रूर करें। बैलेंस डाइट लें, सफिशिएंट प्रोटीन कंजम्पशन करें और मसल्स मजबूत करने वाली एक्सरसाइजेस मैं दोबारा कहता हूँ ज़रूर करें, ताकि फैट कम हो तब भी मसल सुरक्षित रहें। अब इस चैप्टर के आखिर में मैं आपको वेट लॉस इंजेक्शन की कीमतें भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप खान पान से कम कर सकते हैं, आप वॉक करके कम कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करके कम कर सकते हैं, लेकिन इतना पैसा लगा के कम करने का मतलब है कि आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं। ओज़ेम्पिक 0.5 mg की जो दवा है 10,170 रुपये में आती, हफ्ते में एक बार लगती है। वेगोवी वो भी 0.5 mg की कीमत 13,850 रुपये है। कई ऐसी वेट लॉस दवाएं हैं जिनकी कीमत 25,000 से 30,000 के बीच जाती है मार्केट में। इसलिए इन दवाओं को लेकर जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट मोटे तौर पर ये कहती है कि अगर आप इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम उन बातों का ख्याल रखें जिनका जिक्र हमने अभी किया है। अब हम दो बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली NCR, जिसके भीतर 3 करोड़ के आसपास की आबादी रहती है, आज या पिछले कई महीनों से और नए साल में भी किसी खतरे की चपेट में है, वो है पोल्यूशन। प्रदूषण की मार लगातार पड़ रही है। हालांकि धीरे धीरे वो सुधार हो रहा है, लेकिन आज भी 400, 450 तक AQI जाता है। दिल्ली में शाम 4:30 बजे तक AQI रिपोर्ट 400-450 के आसपास
आज भी थी। फिर आगे यह जो तस्वीर दिल्ली की है, धुंधली जहरीली सी, यह 3 करोड़ लोगों की जिंदगी पर लगातार खतरा बना करके रखती है और हम कहते हैं कि यह जिसकी जिम्मेदारी है सरकार की, दिल्ली सरकार की, वो इस मामले में नाकाम रही है और उसकी नाकामी का खामियाजा पूरा एनसीआर या दिल्ली तो उठा ही रही है। मगर यह सरकार का जो जिम्मा है, अगर वो नहीं निभा रही है तो कुछ है ऐसा जो हमारे आपके ऊपर भी आता है। सिर्फ एक ही बात नहीं हो सकती है। इसलिए मैं आपको एक दूसरी तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं, दिल्ली के इस प्रदूषण और इस धुंध भरी हवा के अलावा। और वो ये तस्वीर है जो आपके सामने है। ये चांदनी चौक की तस्वीर है और इसमें कूड़ा लगातार लोग फेंकते चले जा रहे हैं। सड़कों पर कूड़ा है। यह कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी एमसीडी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब डस्टबिन वहां पड़े हुए हैं तो डस्टबिन खाली हैं और कूड़ा है। यह जो यूट्यूबर है, इस यूट्यूबर व्यक्ति ने एक खबर हमारे आपके लिए भेजी है और मैं न्यूज़ मास्टर में उन तमाम लोगों की खबरों को लेकर के आऊँगा जो हमारे आपके लिए ज़रूरी हैं, सबक दे रहे हैं, मैसेज हैं। और ये यूट्यूबर कह रहा है कि दरअसल ये कैसी दिल्ली है। एमसीडी अगर अपना काम नहीं कर रही है तो क्या बतौर नागरिक हम अपना काम कर रहे हैं? हम खाते हैं, पीते हैं, सामान खरीदते हैं और जो भी होता है सड़क पर फेंक देते हैं और हम कहते हैं कि हम महानगर के वासी हैं, हम तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि सफाई ज़बरदस्त और ज़रूरी है। भारत में स्वच्छता अभियान अपने आप में एक आंदोलन के तौर पर रहा। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे बदलाव दिखे, लेकिन दिल्ली नहीं बदल रही है, दिल्ली के लोग नहीं बदल रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। जब हिंदुस्तान की यह तस्वीर या दुनिया के दूसरे हिस्सों से लोग यहाँ आएंगे और दिल्ली घूमेंगे तो कहें कि यह जो सबसे बड़ा मुल्क है 140 करोड़ का दुनिया में, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने आप को कहता है, जो कहता है कि हम इकॉनमी में चौथे पायदान पर हैं, हमारी फौज चौथे नंबर की ताकतवर फौज है, उस देश में जाना मत। लोगों को रहने का शऊर नहीं है और ये तस्वीर हमारे आपकी जिम्मेदारियों की तरफ इशारा करती है। अब अगला चैप्टर, ईरान। पिछले साल 28 दिसंबर से ईरान में आग लगी हुई है। शहर शहर वहाँ के जल रहे हैं। लोगों ने वहाँ की खामनेई सरकार के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ सर पर कफन बांध करके सड़कों पर निकलने और आवाज़ बुलंद करने का फैसला कर लिया है। इसलिए लोग सरकार हटाने के लिए सड़कों पर हैं, लगातार नारे बुलंद कर रहे हैं और वहाँ की पुलिस और फौज गोलियां चला रही है, आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। ईरान में हालात विस्फोटक हैं तो क्यों हैं? क्या ईरान पर अमेरिका हमला करेगा? क्या ईरान में इस्लामी राज जो आज की तारीख में है वो ख़त्म होगा? यह जो 3 बड़े सवाल हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। हमने कल आपको बताया था कि इस्लाम में जो इस्लामिक सिस्टम है, जो सत्ता का बंदोबस्त है, वो ढांचे में कैसा है और आज जो वहाँ ख़तरा है, लोगों की जो आवाज़ है, उससे सत्ता कितनी हिल रही है और उसके कब तक बने रहने की गुंजाइश दिख रही है। अमेरिका का ट्रंप क्या करने वाले? ट्रंप ने वैसे पब्लिकली ईरान में जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसको लेकर के अपना एतराज़ जताया है, प्रोटेस्ट का समर्थन किया है। प्रोटेस्ट के खिलाफ जो सरकार कर रही है उसका उनको विरोध है और कह रहे हैं कि अगर प्रोटेस्ट पर गोलियां चली तो फिर ठीक नहीं होगा, अमेरिका घुसेगा। जो कमज़ोर होती स्थिति ईरान की है उसका फ़ायदा अमेरिका उठा रहा है, यह आप मान सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग ईरान को अमेरिका करना चाहता है, ट्रंप करना चाहते हैं। अमेरिका ने पहले वेनेजुएला में अपने आप को बिठाया, कब्जा किया। वेनेजुएला दुनिया का वह देश है जहां सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है, टॉप 5 देशों में वेनेजुएला, और ईरान उन्हीं टॉप 5 देशों में आता है।
तो जैसे वेनेजुएला पर अमेरिका ने अपना कब्जा किया, वहाँ के प्रेसिडेंट को उसने उठा लिया या अपहरण कर लिया, अपने यहाँ बंद कर दिया, ईरान में क्या वैसा करेगा? नहीं करेगा। क्यों? आगे बताएंगे। लंबे समय तक लेकिन वो पाबंदी लगाए हुए था वेनेजुएला पर, अब पाबंदी ईरान के ऊपर भी है। उसने धीरे धीरे वेनेजुएला की सरकार को, सत्ता को कमज़ोर किया। ईरान की सरकार की भी कमज़ोरी सामने दिख रही है और लोग अब सामने आ गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं। अमेरिकी तेल कंपनियों के लिए रास्ता जैसे वेनेजुएला में साफ हुआ, ईरान के लिए भी वो कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब जो जानकार हैं वो मानते हैं कि ईरान के मामले में अमेरिका ठीक उसी रास्ते पर चल रहा है जैसा वो वेनेजुएला के यहाँ चला। ईरान तेल उत्पादन के मामले में दुनिया के बड़े देशों में आता है। चीन जो ईरान से, वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में तेल लेता है, उसका रास्ता बंद हुआ वेनेजुएला का। अब रास्ता अगर यह सत्ता जाती है तो ईरान का भी बंद हो सकता है। यानी कि जो पावर संकट है, ऑयल क्राइसिस से चीन में, वो वहाँ बढ़ सकता है। और सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में ईरान के ऊपर अमेरिका अगर आकर के बैठ जाता है या अमेरिकी समर्थित सरकार वहाँ बन जाती है रज़ा पहलवी वाली, तो फिर उस पूरे इलाके में अमेरिका को, उन देशों को हैंडल करना आसान हो जाएगा जिन देशों के साथ उसके अपने रिश्ते अभी ठीक नहीं हैं। और रूस चीन के पास में होगा। रूस चीन का एक मजबूत दोस्त भी हाथ से निकल जाएगा अगर ईरान के ऊपर अमेरिका आकर के बैठ जाता है तो। अब दुनिया में तेल का जो खेल है, ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, यह बहुत संभव है कि वहां के लोगों की ऊब, आक्रोश, घुटन और सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ बगावत है। और ये स्थितियां ही अमेरिका को मौका दे रही हैं। लेकिन ट्रंप और ईरान, ट्रंप सरकार ने ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की नीति चलाई। ये तेल का खेल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमने यूरोप से खरीदा, रूस से, तो हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ डाला, 50% किया और हिंदुस्तान अमेरिका के बीच का कारोबार बंद हुआ। हिंदुस्तान को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अब हिंदुस्तान एक नया रास्ता अख्तियार कर रहा है। यूरोप के देशों के साथ हिंदुस्तान के टाई अप्स हो रहे हैं। आज ही खबर है, जहां आप देख सकते हैं, कहीं भी आपको यह खबर मिल जाएगी। यूरोप के देशों के साथ हिंदुस्तान के व्यापारिक संबंध बढ़ रहे हैं, संधियां हो रही हैं और एक नया रास्ता कारोबार का खुल रहा है। अमेरिका के साथ समझौता किए बगैर ही हिंदुस्तान अपने बाजार की या अपने सामान के लिए नया बाजार निकाल रहा है। ईरान के ऊपर अमेरिका की नज़र है। गुपचुप तरीके से तेल बेचा जा रहा था। शैडो कंपनीज, अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी खाड़ी के इलाके में अमेरिका ने बढ़ाई ताकि नज़र रखो, ये पाबंदी कामयाब होनी चाहिए। ईरान की जो अभी की सरकार है और उस सरकार की जो गतिविधियां हैं, उनके ऊपर भी काबू रखा जा सके, इसलिए वहां उस तरह से सैनिक बंदोबस्त किया। बयानबाजी भी तेज है। अमेरिका फिलहाल खुली जंग से बचना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर जंग हुई तो हार्मुज का जो स्ट्रेट है, अब मैं हार्मुज स्ट्रेट आपको दिखाना चाहता हूं, वो बंद हो जाएगा। और हार्मुज स्ट्रेट अगर बंद होता है तो फिर दुनिया के जितने भी बड़े तेल उत्पादक देश हैं, स्ट्रेट का मतलब ये है कि समंदर का एक बड़ा इलाका और समंदर का दूसरा बड़ा इलाका, इन दोनों इलाकों के बीच में एक पानी का जो गलियारा बनता है उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। और ईरान के पास जो स्ट्रेट है वो हार्मुज स्ट्रेट है। और कुवैत, इराक, सऊदी अरब, ईरान, इन सभी देशों से जो तेल लेकर के टैंकर चलते हैं वो हार्मुज स्ट्रेट से ही निकलते हैं। अगर अमेरिका हार्मुज स्ट्रेट के ऊपर हमला, ईरान के ऊपर हमला करता है तो उस स्ट्रेट से उन जहाज़ों का आना बंद हो जाएगा। दुनिया में अलग तरह का तेल संकट खड़ा हो जाएगा और इसमें खुद अमेरिका भी शामिल है। उसके लिए भी क्राइसिस होगी। इसलिए सीधा सीधा अमेरिका
ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा, इस बात की आप उम्मीद रख सकते, जंग की स्थिति नहीं आएगी। अगर इजराइल के हमले के बाद, जो पिछले साल इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था और अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स आए थे, उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त किया था और वो सिर्फ एक बार का हमला था। मौका देखा था अमेरिका ने, बम गिराए थे और जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी ईरान की, उनको उसने ख़त्म कर दिया था। ईरान बहुत पीछे चला गया परमाणु बम बनाने के लिहाज से, लेकिन सीधे तौर पर जंग अभी नहीं करेगा अमेरिका। इसलिए चाहता है कि ईरान के हालात को लगातार वो इतना विस्फोटक बना दे या वो खुद ब खुद बन जाए कि वहाँ की सरकार को हटने या उस सरकार को हटाने के लिए अमेरिका आगे आए, दुनिया कहे कि ठीक है भाई कर लो, और वहाँ फिर रज़ा पहलवी बैठ जाएं। रज़ा पहलवी जिनके पिता कभी ईरान के शाह हुआ करते थे और उन्हीं को हटा करके वह हुकूमत आई जिसका एक वारिस खुमैनी है, इस्लामी हुकूमत। अगर यह सत्ता जाती है तो फिर रज़ा पहलवी ईरान के ऊपर आकर के बैठेंगे और फिर अमेरिका अपने इशारे पर ईरान चलाएगा, वो ऐसा चाहता है। तो रूस और चीन का एक साथी दोस्त जो सेंट्रल एशिया का है, वेस्ट एशिया का है, वह जाएगा। चीन का एक दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर भी हाथ से जाएगा वेनेजुएला की तरह। और चीन जो ताइवान के आसपास अपने जहाज़ घुमाता रहता है, ताइवान को 2030 तक चीन का हिस्सा बनाने का दावा करता है, वो अगर जंग में उतरेगा तो यह क्राइसिस भी उसके ऊपर असर डालेगी और अमेरिका का सामना करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, यह उम्मीद कर रहे हैं ट्रंप। ग्राफिक्स के हवाले से, ग्राफिक्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरी पीसीआर टीम कह रही है कि ये स्टेट है। ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको मैं बताना चाहता था। ये ओमान का गल्फ़ है, फिर अरब सागर और वो अरब सागर जो हमारी तरफ आता है, हिंदुस्तान की तरफ, मुंबई का अरब सागर, मुंबई के सामने आप देखते हैं। तो अरब सागर से गल्फ़ ये ओमान है और यह जो है ये पर्शियन गल्फ़ है, यानी कि ईरान के नीचे जो समंदर का हिस्सा है जिसको गल्फ़ ऑफ पर्शिया कहते हैं, इसके बीच में यह पतला गलियारा जो है, इस गलियारे को हम हॉर्मुज़ स्टेट कहते हैं। ईरान के ऊपर अगर हमला होता है, ईरान जंग में आता है तो स्टेट बंद होगा। क्या होगा? यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, उन सबों के तेल इसी रास्ते से दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं। वो यूरोप हो तो, वो हिंदुस्तान हो तो, या फिर दूसरे सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हो तो। इसलिए यह जंग फिलहाल नहीं होगी, यह मान सकते हैं। अमेरिका सीधे ईरान को युद्ध में नहीं झोंकेगा, लंबे समय तक युद्ध नहीं चाहता, लेकिन सत्ता बदलना चाहता है। सत्ता बदलने के लिए अगर छोटे लेवल पर कोई जंग करनी पड़ी या वेनेजुएला की तरह कोई ऑपरेशन करना पड़ा तो उसकी तैयारी अमेरिका करके रखा हुआ है। अब एक और ग्राफिक्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं और इस ग्राफिक्स के जरिए भी आप, यह ईरान है और जितने भी ये ब्लिंक करने वाली जगहें हैं, ये सब ईरान के वो शहर हैं जहां खून खराबा चल रहा है, जहां ईरान के लोग सड़कों पर हैं। ज़्यादा प्रोटेस्ट है। जो वहाँ की सरकार है खामनेई की, उस सरकार के खिलाफ समूचा ईरान उठ खड़ा हुआ है और सरकार कहती है कि दरअसल ये अमेरिका के इशारे पर इस्लामिक सत्ता को हटाने की एक बड़ी साजिश है। ईरान के लोग इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन ये ईरानी है। और ये इसलिए भी है कि बहुत लंबे समय से ईरान की फ़ौज, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो, और उसकी पैरामिलिट्री फोर्स, यह सब की सब वहाँ के लोगों की आज़ादी और जीने के तौर तरीक़ों पर इतनी बंदिशें डाले हुए हैं, इतना अत्याचार जुल्म है कि लोगों ने मरने और जीने के बीच में फ़र्क करना बंद कर दिया है। ये ईरान ही है जो अभी उबल रहा है, ये ईरान ही है जहाँ सत्ता बदल सकती है। बंदूक की नोक पर फौज की ताकत के बूते सत्ता बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। और आज अगर पीछे मुड़ करके आप एक दशक देखेंगे तो लीबिया से लेकर के मिस्र तक और सीरिया तक, वो सभी देश अगर बदल गए, तख्ता पलट हो गया, सिर्फ इसलिए कि वहाँ के लोग खड़ा हुए और उस सत्ता को या उस शासन को उखाड़ फेंका
जिसके आगे वो लगातार घुट रहे थे। दमन, शोषण लगातार चल रहा था। अपने मुल्क में अपनी सरकार के नाम पर जिस तरह की ज़िंदगी लोग जीते रहे हैं, उस तरह की ज़िंदगी से तौबा करना चाहते हैं। ईरान में भी ऐसा ही है। इसलिए ईरान में सत्ता बदलेगी, इस बात की संभावना बढ़ती चली जा रही है और ये ट्रंप की एक बड़ी जीत होगी। कभी मौका आएगा तो ट्रंप की जो पूरी फिलॉसफी है या जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स ट्रंप कर रहे हैं वो आपको सनकी पागल लग रहे होंगे, लेकिन बहुत कुछ है जिसको समझना ज़रूरी है और वह ट्रंप के एक नए चेहरे को हमारे आपके सामने लेकर के आ सकता है। अब आगे पहलवी शासन और इस्लामी राज के बीच का अंतर समझ लीजिए, ताकि क्यों वहाँ पहलवी शासन लोग लाना चाहते हैं और यह जो इस्लामी राज है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। जो मैं कहता हूँ कि आदमी अपने मुल्क में अपने तौर तरीके के साथ जीना चाहता है। आज की तारीख़ में 1979 से लेकर के 2026 तक वो जो शासन है एक बहुत ही पाबंद समाज है। बहुत सारी बंदिशें हैं कि हिजाब लो, आप हिजाब के चक्कर में आप देखिए कि 2022 में 22 साल की एक लड़की को आपने पकड़ा और कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद पूरा ईरान सड़कों पर आ गया था, बहुत सारी मौतें हुई थी क्योंकि गोलियां चली थी। कट्टर इस्लामिक कट्टरवाद वहाँ है और शरिया के मुताबिक चलता है। हिजाब ज़रूरी है, पहनावा ओढ़ावा बहुत ज़रूरी है। पहले जो पहलवी शासन था एक खुला समाज था, उदार माहौल था, उदार तबीयत के लोग थे। महिलाओं को आप उस समय के कपड़े देखेंगे तो महिलाएं खुले तौर पर चल रही थी, वो अपने मन मुताबिक कपड़े पहन रही थी, जीने की आज़ादी थी, बोलने की स्वतंत्रता थी और शिक्षा महिलाओं को उस पर जोर था और हर धर्म के लोगों को ईरान में रहने और बराबर के अधिकार के साथ जीने का हक था। और यह जो बदलाव है वापस उसको लाना चाहते हैं, इसलिए ईरान में हालात ऐसे हैं। इन सब के बीच यह भी जानना ज़रूरी है कि ईरान में जो हालात हैं वो क्यों इतने ख़राब हैं, ईरान की स्थिति क्या है, इसे भी एक बार समझ लेते हैं कि कारण क्या है। और ये कारण जो अभी आप देख रहे हैं ये तात्कालिक कारण है, ऐसा नहीं कि तुरंत के हैं, ये चलते ही रहे हैं। लेकिन अब माहौल ऐसा बन गया कि लोग उब गए और वो आ गए कि चलो अब जो होगा देखेंगे, इस पार या उस पार। महंगाई बहुत अधिक है, बेरोजगारी, अब आप समझिए कि महंगाई 50 to 70% है, बेरोजगारी 80%। और $1 अगर आप लेकर के ईरान में जाते हैं तो ईरान का जो रियाल है वो 14.5 लाख है। 14.5 लाख ट्रक भर करके आप लाएंगे $1 में। ये स्थिति है, पैसे के वैल्यू, ईरान की करेंसी इतनी गिर गई है, ईरान यहां आ गया है। वह देश जिस हालत में है वहां के लोगों के लिए बेहतर नहीं है। इसलिए ईरान में महिलाओं की स्थिति को भी एक बार जानना चाहिए आपको, क्योंकि वो आधा समाज का हिस्सा होता है। और जिन महिलाओं को पहले जीने पहनने की आज़ादी थी उन महिलाओं के लिए अब पाबंदियां हैं। हिजाब पहनना आपको ज़रूरी है, शरिया है, शरिया कहता है आपका। सामाजिक असमानता ये है वहाँ, आप महिला हैं, आप अकेली नहीं निकल सकती हैं। शरिया यानी कि कुरान और हदीस के मुताबिक जीने का जो तौर तरीका बनाया गया है, अपने अपने मुताबिक अपने अपने तरीके से लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन किया और शरिया लागू कर दिया। पारिवारिक अधिकारों में भेदभाव रहता है, बेटी को कम बेटे को ज़्यादा। शिक्षा और नौकरी में भी महिलाओं के साथ भेदभाव है। तो यह महिलाएं भी वहाँ अगर नाराज़ हैं और वो उबल रही हैं, इसका कारण यह भी है, ये कारण जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ और यह भी ज़रूरी है, कुछ कहती है। कुछ लोगों के लिए देश नहीं मजहब बड़ा है। मैं ईरान की बात कर रहा हूँ और उसका असर कहाँ है? हिंदुस्तान के भीतर। जो लद्दाख हमारा है, लद्दाख के करगिल में ईरान और वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के समर्थन में एक बड़ी रैली निकाली गई। ये रैली की तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है। 14 जनवरी को शिया समुदाय के लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे और ईरान की सरकार के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।
रैली में जहां एक तरफ ईरान को समर्थन दिया गया तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का विरोध किया गया, उनके खिलाफ नारे बुलंद किए गए। लेकिन सवाल ये है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, बांग्लादेश में जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, चुन चुन करके उनको निशाना बनाया जा रहा है, उन हिंदुओं के लिए क्या भारत के भीतर मुसलमानों की यह आवाज़, यह लामबंदी आपने कभी देखी? सिर्फ मजहब ने यह कारण पैदा कर दिया कि हम ईरान के लोगों के लिए तो बहुत बेचैन हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोगों के लिए हम चुप हैं क्योंकि वो दूसरे धर्म के लोग हैं। और यही है कि जब आप कहते हैं कि आपके लिए मजहब पहले है, मुल्क बाद में है, या मुल्क से मजहब बड़ा होता है, तो फिर सवाल किया जाता है। और कभी भी मुल्क से बड़ा मजहब नहीं हो सकता है। मजहब का वसूल ये है कि जो मेरी माटी है, जो मेरी धरती है, उसकी रक्षा करना और उसके प्रति अपने आप को जीवन भर समर्पित करके रखना मेरा पहला दायित्व है। और यही इस्लाम के कुछ लोग जब यह कहते हैं कि मजहब बड़ा है मुल्क से, या वंदे मातरम हम नहीं गा सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ किसी और की पूजा की मनाही है, तो ये बात गले नहीं उतरती, ये ठीक भी नहीं है। अब अगला चैप्टर, बिहार, लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार। अभी लालू प्रसाद यादव के परिवार की बात मैं करने जा रहा हूं। यह जो तस्वीर आपके सामने है, इसको देखिए। 6 महीनों में लालू यादव के परिवार ने कई कड़े घूंट पिए हैं कड़वे से, और यह तेज प्रताप हैं, पिता हैं लालू प्रसाद यादव, और तेज प्रताप यादव ने एक पार्टी रखी, पार्टी ही कहूँगा, दही चूड़ा पार्टी, मकर संक्रांति के मौके पर, और इसमें उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बुलाया। परिवार के बाकी लोग तो नहीं आए, लेकिन पिताजी आए। पिताजी आए, माताजी के बर्थडे में तेज प्रताप गए थे, उन्होंने माताजी का बर्थडे केक काटा था। उस समय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी नहीं थे, लेकिन जब ये पिताजी को न्योता देने के लिए जा रहे थे, आप देखिए कि बिहार के जितने भी बड़े नेता हैं, सब लोग तेज प्रताप की चूड़ा दही पार्टी में आए थे। पिताजी को उन्होंने न्योता दिया था, घर पर उसमें तेजस्वी भी थे, माता भी थी, परिवार के बाकी लोग भी थे। न्योता दे करके आए, भाई की बिटिया को गोद में खिला करके आए, लेकिन भाई नहीं आए। तो यह तस्वीर जो आपके ऊपर है, तेज प्रताप यादव को समझने के लिए उस परिवार के भीतर क्या चल रहा है, यह जानने के लिए काफ़ी है कि माता का बेटा है, मम्मी का बेटा है, पापा का बेटा है, लेकिन भाई का भाई नहीं है। इसीलिए हमने यह तस्वीर आपके सामने रखी है। और जब भाई का भाई नहीं है तो कारण क्या है? चुनाव हारने के बाद से तेजस्वी यादव पर उनकी बहन रोहिणी ने भी तलवार तान रखी है, यानी कि भाई की बहन भी नहीं है। तो भाई बहन में अगर इतनी दूरी है, तेज प्रताप कहते हैं कि जयचंद है, जयचंद। अभी जयचंद कौन है? मकर संक्रांति से सूर्य जब उत्तर दिशा की तरफ जाने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि सब शुभ शुभ शुरू हो रहा है। कम से कम लालू परिवार के लिए शुभ शुभ दिख नहीं रहा है। अनुभव करने की बात है। तो पिता चाहते हैं कि बेटे के साथ सब कुछ ठीक रहे, माता चाहती हैं कि बेटे के साथ सब कुछ ठीक रहे, लेकिन कोई है जो चाहता है कि सब कुछ ठीक नहीं रहे। अब भी कोई कोर कसर है तो वो एक ही है। मकर संक्रांति पर तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज का सबसे बड़ा फल यही है कि पिता आ गए। अब मैं पटना चलना चाहता हूं, मेरे सहयोगी विकास, अगर पीसीआर विकास जुड़ गए होंगे तो तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा पार्टी के बाद क्या कहा?
ये सुन लीजिए, मैं तेज प्रताप का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि बिहार का वह परिवार जो परिवार सत्ता में बहुत लंबे समय तक रहा और इस बार के चुनाव के बाद पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई है, इसकी फिर वापसी की संभावना कम हो गई है। तेज प्रताप का कद अचानक से बढ़ने लगा है। लोग कह रहे हैं कि अब इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। बीजेपी और सरकार के साथ जो लोग हैं तेज प्रताप के साथ हो गए हैं और तेजस्वी यादव धीरे धीरे अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। कारण कुछ है, इस कारण को समझना चाहते हैं और तेज प्रताप यादव जो कुछ कह रहे हैं कारण वही है। ढेरों सारी मैं शुभकामनाएं देने का काम करता हूँ और एक नए तरीके से हमारा पार्टी जनशक्ति जनता दल का हमने भोज करने का आयोजन किया और हम नए तरीके से अब आगे ढेरों सारी मैं शुभकामनाएं देने का काम करता हूँ और एक नए तरीके से हमारा पार्टी जनशक्ति जनता दल का हमने भोज करने का आयोजन किया और हम नए तरीके से अब आगे ढेरों सारी मैं शुभकामनाएं देने का काम करता हूँ और एक नए तरीके से हमारा पार्टी जनशक्ति जनता दल का हमने भोज करने का आयोजन किया और हम नए तरीके से अब आगे ढेरों सारी मैं शुभकामनाएं। विकास, तेज प्रताप यादव अब पार्टी देने लगे हैं, उनकी पार्टी में लोग आने लगे हैं, चूड़ा दही की पार्टियां बिहार में खूब होने लगी हैं। यह जो जयचंद की बात करते हैं, संजय यादव का हवाला देते हैं, संजय यादव के लिए कहते हैं कि जयचंद है जयचंद है। संजय क्या इतने मजबूत हैं? क्या उनका असर तेजस्वी पर इतना ज़्यादा हो गया है कि परिवार के भीतर की अनबन, परिवार के भीतर की फूट मायने नहीं रखती है और पार्टी पर भी असर? जी बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ तेज प्रताप का जो बयान है वो नहीं है। अगर इसको समझना है तो थोड़ा पहले रोहिणी आचार्य के उस ट्वीट को समझना पड़ेगा जिसमें रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पर दो लोगों का नाम लिखा था, एक रमीज और दूसरा संजय यादव। उसको जयचंद बताते हुए रोहिणी आचार्य ने ये बताया था कि उनके भाई को कैसे इन लोगों ने हाईजेक कर लिया था। इसको समझने के लिए रोहिणी आचार्य के उस ट्वीट को समझना पड़ेगा जो जिस वक्त रोहिणी आचार्य को लालू परिवार से निकाला गया था, यानी राबड़ी आवाज से निकाला गया था, उस वक्त बड़ा एक मायूस करने वाला पोस्ट एक बिटिया का सामने आता है जिसमें रमीज और संजय यादव का नाम लिखा रहता है कि इन जयचंदों ने मेरे भाई के दिमाग पर हाईजेक कर लिया है, मेरे भाई के दिमाग को हाईजेक कर लिया है। तो कुल मिलाकर सिर्फ तेज प्रताप ही नहीं बल्कि रोहिणी भी उसी पाले में खड़ी हैं जिस पाले में तेज प्रताप खड़े हैं। एक बात चूड़ा दही मैं समझ गया। तो ये रमीज और संजय यादव इन दोनों ने, चूंकि तेज प्रताप के घर से निकालने की जो घटना है वो रोहिणी और तेजस्वी के बीच में टकराव से पहले की है, यानी कि तेज प्रताप घर से निकाले गए। आपको पता है कि उनका कुछ ट्वीट था सोशल मीडिया पे, एक लड़की के साथ फोटोग्राफ्स थे। उसके बाद से उनको लालू प्रसाद यादव के सोशल मीडिया के ज़रिए पार्टी से, परिवार से बाहर किया गया। उसके बाद पार्टी हारी, रोहिणी और तेजस्वी के बीच में टकराव बढ़ा और रोहिणी लगातार हमलावर तेजस्वी के ऊपर हैं। सारा कारण संजय और रमीज माने जाते हैं और दोनों का असर इतना ज़्यादा है कि तेजस्वी को किसी बात का असर नहीं या फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक सवाल, तेज प्रताप यादव लालू परिवार के खिलाफ मुकदमे, लालू परिवार के जेल जाने के आसार बनने लगे, लेकिन तेज प्रताप यादव के साथ बीजेपी, जेडीयू, सरकार का सारा लाव लश्कर, पूरा महकमा दिखता है। तो तेज प्रताप को इस तरीके से आगे बढ़ाने के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहले जो तेज प्रताप जो है वो बीजेपी के बड़े नेताओं के टच में है, जैसे विजय सिन्हा हो गए, सम्राट चौधरी होंगे। और ये दिखा भी जब दही चूड़ा भोज का या पार्टी का आयोजन किया गया तो उस वक्त तेज प्रताप इन तमाम नेताओं के आसपास दिखे, यानी कि बीजेपी से तेज प्रताप की जो है वो नजदीकियां बन रही है। और जब मीडिया ने सवाल पूछा, जब हमने सवाल पूछा तेज प्रताप से, तो उन्होंने कहा कि इसका जो जवाब है वो आने वाले वक्त में दिया जाएगा। यानी वो सीधे तौर पर बीजेपी में शामिल होने की बात को उन्होंने नकारा भी नहीं और ना ही उसको एक्सेप्ट किया। यानी इस पूरे सवाल पर तेज प्रताप ने ये कहा कि इसका जवाब जो है वो समय देगा। इस चर्चा का टेकअवे, विकास के साथ चर्चा का टेकअवे ये है कि तेज प्रताप यादव बीजेपी में जा सकते हैं, इस बात की उम्मीद आप कर सकते हैं। मोटे तौर पर राजनीति में सब कुछ अनिश्चित होता है, लेकिन यह जो स्थितियां बन रही हैं और यह जो मेल मिलाप आप देख रहे हैं तस्वीरों के ज़रिए, इनको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप बने रहिएगा क्योंकि एक और खबर बिहार की ही है और वो आरसीपी सिंह की है।
आरसीपी नीतीश कुमार के बहुत ही जिगरी यार माने जाते रहे। जेडीयू को खड़ा करने और लगातार चुनावों के जीतने के पीछे एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर वो भी रहे। बाद में जेडीयू के वो पार्टी के अध्यक्ष बने और फिर केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन दूरियां लगातार बढ़ती चली गईं। मंत्री बनने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को दरकिनार किया, या उनके साथ उन्होंने वो सारी बातें साझा नहीं की जो उसूलन की जानी चाहिए थी। इसलिए दोनों के बीच दूरियां बढ़ी और उसके बाद नीतीश कुमार ने आरसीपी को पार्टी से निकाल दिया। बिहार में चुनाव हो गए विधानसभा के, जेडीयू मजबूती के साथ फिर सत्ता में आई और इस बार कहीं अधिक दमखम के साथ, जबकि आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के और एक नई राजनीति कर रहे थे। अब अचानक से उनके फिर से जेडीयू में जाने के दिन आ रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ उनकी जो पुरानी दोस्ती है फिर से वो हरी होने लगी है। अब यह कौन करवा रहा है, यह भी जानना जरूरी है। आरसीपी और नीतीश के बीच की दूरियों को कौन मिटा रहा है? फिर आरसीपी की ज़रूरत आज की तारीख में नीतीश को क्यों आने पड़ी, जबकि वो तो सत्ता में बेहतर तरीके से हैं। उनके पास कुछ और लोग हैं, पुराने सारे यार हैं, संजय झा हैं, विजय चौधरी हैं, विजेंद्र यादव हैं। फिर भी इसलिए विकास से मेरा सवाल है कि यह आरसीपी के जेडीयू में आने का कारण और कौन सा आदमी है जिसको फैसिलिटेट कर रहा है, और नीतीश कुमार को क्यों लग रहा है कि आरसीपी को आना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त टिकट बंटवारे की बात हुई थी, बीजेपी और जेडीयू में टिकट बंटवारे की बात हुई थी विधानसभा में, उस वक्त ये बैठकर तय कर लिया गया कि कौन सी सीट पर जेडीयू लड़ेगी, कौन सी सीट पर बीजेपी लड़ेगी। लेकिन कुछ सीटों पर जो है वो जेडीयू नाराज थी, नीतीश कुमार नाराज थे, और इस फैसले के बाद नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी दिखाई। जेडीयू के बड़े लीडर आज की तारीख में जो कहे जाते हैं, संजय झा, विजय चौधरी और ललन सिंह, जब ये मिलने गए नीतीश कुमार से तो नीतीश कुमार मिले नहीं इनसे। 2-3 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, यानी उनकी नाराजगी साफ दिख रही थी। उसी वक्त आरसीपी सिंह की कमी दिख रही थी कि अगर आरसीपी होते तो ये कमान अच्छी तरीके से संभाल सकते थे। तो निश्चित तौर पर एक गुट जो मनीष वर्मा है, जिन्होंने गठबंधन में यानी जो जेडीयू पार्टी है उसमें बेहतर काम किया है, तो हमेशा से मनीष वर्मा की ये कोशिश रही है कि जो पुराने नाराज साथी हैं उनको जोड़ा जाए। तो मनीष वर्मा ने एक पहल की कि जो पुराने सबसे सीनियर और एक्सपीरियंस लीडर जो आरसीपी सिंह है उनको जेडीयू में फिर से वापस लाया जाए। तो इसकी पहल जो है उसी वक्त शुरू हो गई थी, विधानसभा चुनाव के समय ही शुरू हो गई थी। आरसीपी सिंह को फिर से जेडीयू में लाने की कवायद शुरू हो गई थी। अब उसके बाद आरसीपी सिंह की तरफ से भी हाथ आगे बढ़ाया गया। जैसे ही केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कही, उसी वक्त आरसीपी सिंह का भी बयान आया कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को जो है भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये बयान सिर्फ नीतीश कुमार को भारत रत्न देने का बयान नहीं था आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह का पूरे जो पार्टी है, पूरा जो महकमा है, या पूरा जो गठबंधन है, उसको ये मैसेज देना था कि हम भी जेडीयू को लेकर पॉजिटिव है। तो इसकी पहल मनीष वर्मा ने की है। राजनीति में जो बयान होते हैं वह बयान कुछ होने का इशारा दे रहे होते हैं, बस पकड़ने और पहचानने की ज़रूरत होती है। और यह जो शो आपका है न्यूज़ मास्टर, हमारी कोशिश ये होती है कि हम वहाँ ला कर के आपको रखें या अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएं। यानी कि मनीष वर्मा जो फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके जेडीयू ज्वाइन की। नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद हैं, पार्टी में एक कद्दावर नेता के तौर पर हैं। उन्होंने आरसीपी सिंह के लिए रास्ता बनाया है, मोटे तौर पर यह बात है। अब आगे विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बात करते हैं भारतीय सेना की। 15 जनवरी और इसको सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जयपुर में आज एक बड़ी सी परेड रही फोर्स भारतीय सेना की। भारतीय सेना की वीरता, उसके साहस, उसके बलिदान, उसकी ताकत को आम लोगों ने आज देखा, जैसी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। ये 78वां सेना दिवस है और भारतीय सेना का पूरा जलवा आप देख रहे हैं। सेना दिवस के मौके पर जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, इसमें एक तस्वीर, मैं इस तस्वीर पर लौट करके आऊँगा और यह जो अभी आप परेड देख रहे हैं इसके बारे में बताऊँगा, लेकिन एक तस्वीर जम्मू की दिखाना चाहता हूँ। जिस शहीद की प्रतिमा एक थी
उनका नाम था गुरनाम सिंह। 2016 में देश में वो एक लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। और यह परेड जो अभी आप देख रहे हैं, इसी पर मैं रहना चाहता हूं, इसलिए इसकी ही बात। अब ये तस्वीर जो आपकी आई है, उस माँ ने अपने बेटे को कंबल, वो जो शहीद है, एक शहीद जवान की मूर्ति लगी और उस मूर्ति को माँ के दिल में अपने बेटे को लेकर कितनी तकलीफ आई कि ठंड बहुत अधिक है, मेरे बच्चे को ठंड लग रही होगी, तो उस मूर्ति पर जाकर के उसने कंबल डाल दिया। और इस तरह से जो माताएं अपनी औलादें पालती हैं, जो देश की हिफाजत करते हैं, रक्षा करते हैं और उनके प्रहरी होने के कारण हम इस देश में सुरक्षित हैं, उनका सम्मान इस देश में सर्वोपरि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक लांस नायक प्रदीप कुमार, उनकी मां का भी मुझे जिक्र करना चाहिए, क्योंकि वो आज मेडल लेते लेते बेहोश हो गई। मां को अपने बेटी की शहादत और जिस तरह से उसने अपने औलाद को पाला था, वो कहीं ना कहीं याद आया होगा और फिर उनको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अब मैं सेना की परेड पर आना चाहता हूं। आपको ये बताना चाहता हूं कि यह जो सेना की परेड है, पहली बार छावनियों से इसको बाहर लाया गया। और जो भैरव ब्रिगेड है, उसको पहली बार इस परेड का हिस्सा बनाया गया। भैरव ब्रिगेड दुश्मन के हमले के खिलाफ तुरंत फौरी तौर पर जवाबी हमला करने और मजबूत हमला करके दुश्मन को दहलाने के लिए तैयार की गई। और इसके अलावा बहुत कुछ, ब्रह्मोस भी आज यहाँ परेड में रखा गया। 15 जनवरी एक वो तारीख है जिस तारीख को जनरल करियप्पा, जो भारत के पहले जनरल थे, उन्होंने कमान संभाली थी। और जनरल करियप्पा के कमान संभालने का मतलब ये था कि जो ब्रिटिश आर्मी थी, अभी तक हम जिनके ग़ुलाम थे, उनके ही अफसरान हमारी सेना के मुखिया हुआ करते थे, सरदार हुआ करते, जनरल हुआ करते थे। हिंदुस्तान का लाल, हिंदुस्तान की फ़ौज का कमांडर बना, कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा। और उसी दिन को हम सेना दिवस के तौर पर मनाते हैं। और यह परेड आज जो छावनियों में पहले चला करती थी, पहली बार लोगों के बीच लाई गई है। हिंदुस्तान जो दुनिया की ताकतवर फौज चार है, जिसने लगातार लड़ाइयाँ जीती, 1947, 1965, 1971, 1999 और अभी पिछले साल जब पाकिस्तान को 2 दिनों की जंग में पानी पिला दिया, घुटनों के बल ला दिया। वह फौज हमारी है और इस फौज को हर हिंदुस्तानी सलाम करता है। अब आखिर में एक जानकारी जो मैं बार बार कहता हूं कि चलते चलते आपको एक जानकारी ज़रूर दूंगा जो आपके काम की होगी। पानी की बोतल पर आपने कई बार एक्सपायरी डेट लिखी देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोतल पर जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो पानी की नहीं होती है, बोतल की होती है। पानी खराब नहीं होता, लेकिन बोतल खराब होती है। पानी पानी है, उसको जिस रंग में आप डालें ढल जाता है। उसमें गंदगी पैदा आप कर सकते हैं, लेकिन पानी अपने आप में पानी है। बोतल की मियाद है, उसकी उम्र है, पानी की नहीं है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर 9 बजे इसी शो में, यानी कि न्यूज़ मास्टर में मेरी आपकी मुलाकात होती है। नमस्कार।